नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और आज हमारे साथ फेस टू फेस में खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। राव साहब, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। राव साहब, कल आपने पदभार संभाल लिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपके कंधों पर आ गई है। किस तरह से आज का दिन अलग है कल के दिन से? देखिए, कल तो मैं सिर्फ महकमों में अपनी शक्ल दिखाने गया था और सेक्रेटरी से परिचित होने के लिए गया था, लेकिन आज असल रूप के अंदर मैं समझूंगा समय आज डिवोट करने लगा हूं मैं। आज से पहले क्योंकि मेरा हल्का बिल्कुल दिल्ली के सटा हुआ है, तो लोगों से मिलने की ही फुर्सत नहीं मिली थी, इसलिए आज जाकर के मालूम चलेगा। राव साहब, आपका कद काफ़ी बड़ा है राजनीति के अंदर अगर बात की जाए। बीजेपी का काफ़ी बड़ा कैडर और भी था जिसको पछाड़ते हुए आपको मंत्रिमंडल में जगह मिली। ये राव इंद्रजीत सिंह का कद था या नरेंद्र मोदी से नज़दीकी जो आप इस जगह पर पहुँचे? ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा खुद का कद इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं इस तौर के ऊपर कांग्रेस के भूतपूर्व सदस्य रहने के बाद भी इतना मैं अपने आप की जगह बना सकता। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी की वजह से ही मेरे को ये पद मिला है। राव साहब, अगर हरियाणा के चुनाव सर पर हैं और फिलहाल की अगर मंत्रिमंडल पर नज़र डाली जाए तो आपके अलावा 4 मंत्री और ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा हरियाणा से संबंध है। क्या आपको नहीं लगता कि ये हरियाणा के चुनावों की तैयारी के मद्देनज़र हरियाणा पर इतनी मेहरबानी हुई है? नहीं, आई थिंक सब जो भी हमारे मंत्री बने हैं एनसीआर रीजन के, शायद 4 मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से हर्षवर्धन जी जो हैं वो तो दिल्ली के हैं। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ 2 तो सीधे सीधे हरियाणा के खाते में आते हैं। तीसरा सुषमा स्वराज अम्बाला से हैं। अगर उसके बाद हम बात करें जो गोयल हैं वो हरियाणा से हैं, वो भी अम्बाला से बिलोंग करते हैं। आप हैं ही और जनरल वीके सिंह वो भी भिवानी से बिलोंग करते हैं। तो कुल 5 लोग ऐसे हैं मंत्रिमंडल के अंदर जिनका सीधा सीधा हरियाणा से संबंध है। चलो, हरियाणा से संबंध अच्छा है उनका, हरियाणा के लिए तो अच्छी बात है ही, लेकिन इनेट उनकी जो काबिलियत है मैं समझता हूँ उसकी वजह से उनको ये मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। आपके पास योजना, सांख्यिकी और रक्षा राज्य मंत्री का जो आपको पदभार जो मिला है, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखो, रक्षा राज्य मंत्री तो मैं 3 साल रहा हूँ, जहाँ पर रहने के बाद और उसके उपरांत भी ये महसूस हुआ है कि जो एक्विजिशन है उसको अटेंशन इस सरकार का मिलना चाहिए। हमारे जो सैनिक हैं उनका मोराल डाउन ना हो, उसके लिए हमने कुछ योजना बनानी चाहिए। और प्रमुख रूप से हरियाणा का होने के नाते भी, जहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक अहिरवाल जाते हैं, अहिरवाल का जितना भी क्षेत्र है वो भी सारा सैनिकों से भरा हुआ है, तो हरियाणा का भी भरा हुआ है। वैसे तो मतलब 2-3 प्रांत ऐसे हैं जहाँ से खासे लोग सेना में जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कुछ हिस्सा यूपी का। तो जो 1 रैंक एंड 1 पेंशन का मसला है ना, ये कांग्रेस पार्टी ने इसका बार बार 2-3 इलेक्शन के अंदर शगुफा छोड़ा है, और शगुफा छोड़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं किया है। यानी कि वोट लोगों की ले ली हैं, और मैं तो कहूँगा कि एक तरह की धोखेबाजी है कि यूँ कहा कि भी हम तुमको 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, यूँ कहा कि हम 1 रैंक एंड 1 पेंशन तकरीबन दे दिए हैं, सिर्फ थोड़ा हिस्सा रह गया। तो थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया उससे तसल्ली किसी की भी नहीं होती, सैनिकों की भी नहीं होती, चाहे वो भूतपूर्व हैं चाहे वो मौजूदा हैं। तो आज के दिन इस इलेक्शन के बाद भी इस अनाउंसमेंट के ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ है। तो मैं तो यही प्राथमिकता अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से समझता हूँ कि होनी चाहिए कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। और सौभाग्य हमारा ये है कि आमतौर के ऊपर फाइनेंस मंत्रालय इसके अंदर रोड़ा बनता है। हमारे जो जेटली साहब हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी मंत्री हैं और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के भी मंत्री हैं, ड्यूअल चार्ज उनके पास है। तो अगर इस मौके के ऊपर हम इस बात के अंदर चर्चा करें तो मैं समझता हूं कि हमको, मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि जल्द से जल्द 1 रैंक एंड 1 पेंशन लोगों को देनी चाहिए। बड़ी लोगों ने देर से इंतज़ार इस चीज़ का किया हुआ है। एक तो ये है शॉर्ट टर्म जो तुरंत सरकार को करना चाहिए। मोदी जी हमारे आए थे,
रेवाड़ी के अंदर 15 सितंबर को रेवाड़ी में प्रधानमंत्री पद के जब उनको उम्मीदवार घोषित किया गया तो पहली उसका पहला रैली ही जलसा रेवाड़ी में हमारा थी। रेवाड़ी एक्स सर्विसमैन का उन्होंने किया था। तो वहाँ सर्विसमैन के प्रति उनकी की जो मंशा है वो जाहिर हुई थी। तो मैं समझता हूँ इनकी सरकार की तरफ से कोई कदम पहला अगर हो तो सैनिकों के मोराल को ठीक करने के लिए और उनको तवज्जो देने के लिए होना चाहिए। और 1 रैंक 1 पेंशन एक बड़ा अच्छा मुद्दा है। दूसरा मैं यूँ कह रहा था कि आमूमन ब्यूरोक्रेसी की तरफ से पे कमीशन जब चलते हैं तो सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट्स को लेते हैं, यानी IAS के बाबू लेंगे और भी मतलब अगर लेंगे, पर सैनिक के नहीं लेते हैं। बिल्कुल, एक आम सैनिक तक उन चीज़ों का लाभ पहुंच ही नहीं और पाता। पिछली बार हालांकि UPA 1 के अंदर जब वो 12th पे कमीशन थी या 13th पे कमीशन बड़ी कौन सी थी वो, उसके अंदर हमने बड़ा जोर लगाया था, हम उस टाइम मंत्री भी थे, कि किसी तौर के ऊपर सेना का या फोर्सेस का पक्ष रखने के लिए एक फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं, सॉरी, ये आपकी जो ये पे कमीशन है, पे कमीशन के अंदर एक सदस्य सेना का भी होना चाहिए जी। लेकिन नहीं माना गया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, फोर्सेस को बर्दाश्त इसमें नहीं करती है। तो हमारा एक ये भी मन होगा कि अगली पे कमीशन के अंदर कोई सदस्य सेना का वहाँ पर बने। राव साहब, अगर बात की जाए रक्षा इक्विपमेंट्स की, तो उनके अंदर जो कमियां हैं उसकी वजह से लगातार हमारे विमान हादसे हो रहे हैं। नेवी की पनडुब्बी के अंदर हादसा हुआ। इस तरह के जो ये हादसे हैं और किस तरह से इन चीज़ों से अब उभरा जाएगा? देखो, ये तो हमने पहले तो देखना पड़ेगा, पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। मंत्री जी उसके लिए सक्षम हैं, सलाह मशवरा करने के उपरांत ही पॉलिसी तब्दील होती है। लेकिन जो अभी तक मैंने अनुभव किया है वो ये है, और देखा भी है मेरे वहाँ से हटने के उपरांत भी, कि जो कंपटीटर्स होते हैं, चाहे पनडुब्बी के लिए हों, चाहे हवाई जहाज़ के लिए हों, चाहे एयरक्राफ्ट गन के लिए हों, किसी भी चीज़ के लिए भी जो भी कंपटीटर्स होते हैं विदेशी सप्लायर्स, वो जब तक कि दोनों की दोनों बराबर चल रहे हैं तब तो खामोश रहते हैं। और जब एंड टाइम के ऊपर एक का सिलेक्शन हो जाता है और एक रह जाता है, पिछड़ जाता है, तो जो पिछड़ने वाला है वो पहले वाले के प्रति इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। और प्रथा ये रही है पिछले 10 साल के अंदर तो कम से कम, या 7-8 साल के अंदर तो कम से कम, कि जो इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुए हैं, अखबारबाजी जिसके विषय के अंदर विदेश में हुई हो या देश के अंदर हो गई हो, उसको रद्द कर देते हैं या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और इंक्वायरी के वास्ते CBI के पास भेज देते हैं। अब CBI इंक्वायरी के वास्ते 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, लेकिन सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर है या पानी की पनडुब्बी के अंदर है या हवाई जहाज़ के अंदर उड़ रहा है, वो तो यूँ कहता है कि यार हमारे को तुम लड़ाई करने के लिए तो भेज देते हो जान दिल्ली के ऊपर रख करके, लेकिन इक्विपमेंट हमारे को उपलब्ध नहीं कराते। उससे क्या लेना देना कि भाई CBI इंक्वायरी कर रही है या नहीं कर रही है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इक्विपमेंट सैनिक को मुहैया होए, जल्द से जल्द होए, और जो उसके अंदर दिक्कतें आती हैं सप्लाई करने के बाद, उसको भी मैं समझता हूँ कुछ तौर के ऊपर हमको रिव्यू करना चाहिए कि जो इक्विपमेंट हमारे को विदेशों से, विदेशी सप्लायर्स से मिली है, जिसकी मियाद कई बार 10 साल की होती है, कई बार 15 साल की होती है, ज़्यादा भी होती है, तो क्या 10 साल से पहले या 15 साल से पहले उसकी मियाद आज के दिन कायम है या नहीं है? कोई इस विषय के अंदर अंडरटेकिंग अभी तक हुई नहीं है। पैसा खर्च हो जाता है, आप सामान खरीद लेते हैं, सब स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है, उसके बाद इंडक्ट करने के बाद उसके बारे में कोई चीज़, कोई समीकरण नहीं होता, देखा नहीं जाता। एक तो ये मसला है। दूसरा एक चेक करना होगा कि भाई अगर हम बाहर से निर्भर रहेंगे और एंड टाइम पे किसी ने छुट्टी बंद कर दी तो हम तो वंचित रह जाएंगे। जैसे कि कारगिल युद्ध के अंदर घोड़े हमारे पास बंद हो गए थे, बोफोर्स गन के सप्लाई करने, बड़ी मुश्किल से हमने कहीं और से लिए थे। जो ओरिजिनल सप्लायर था स्वीडन वाला, वो तो देने बंद कर दिया था। तो हमारे पास खुद की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को खुद ब खुद सप्लाई करें, और इसके अंदर बैलेंस करना चाहिए। पिछली सरकार के दौरान ऑफसेट्स की पॉलिसी बनी थी, यानी कि जो बाहर से पैसा आएगा उसका इतना फीसदी हिस्सा देश की डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए लगेगा। कागज़ों में तो बहुत बढ़िया नीति है, लेकिन उसका लाभ कोई नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने हमारे को ऑफसेट्स के माध्यम से इंटेलिजेंस जो देना था, इनपुट जो देना था, सो नहीं दिया। वो हेर फेर करके, वह चक्कर कटा करके और अपने घर वापस चले गए। आज भी उनके ऊपर निर्भर हैं। तो ये चीज़ें रिव्यू करने की आवश्यकता है। और देश के लिए योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर है।
किस तरह की योजनाएं, अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए पानी से रिलेटेड अगर देखें तो डार्क जोन में आ चुका है, उसके लिए किस तरह की क्या योजना आपके दिमाग में है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो आप खुद रूबरू हैं, उस इलाके से संबंध रखते हैं, इस इलाके के लिए क्या कुछ तरह की योजनाएं आ रही हैं डार्क जोन के लिए? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं कि इसके अधीन है भी कि नहीं ये योजना। हो सकता है कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के नीचे हो ये। लिंकिंग ऑफ वाटर्स जो हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी कोई ना कोई महकमा बनाता ही होगा और फिर वो प्लानिंग विभाग को भेजता है। तो शुरुआत के अंदर तो प्लानिंग विभाग सलाह मशवरे का हिस्सा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो उस पर नहीं होता। तो मुझे अभी तक इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डार्क जोन को रिचार्ज करने के वास्ते वाटर कहीं से ला करके, चाहे नहरी ही पानी चाहे बरसाती ही पानी हो, हमको उनको ऑक्यूफर्स को रिचार्ज करने की ज़रूरत है और हम आने वाले समय के अंदर कोशिश ये करेंगे। हरियाणा का क्या, अनेक और भी, नारायणगढ़ का एरिया है वो भी डार्क जोन के अंदर आ चुका है। पंजाब के अनेक एरिया हैं वो भी 99% पानी वहाँ से निकल चुका है। तो एक तो उनको एक्वीफर्स को रिचार्ज करना होगा और रिचार्ज करने के साथ साथ वो डिस्चार्ज हाथ की हाथ नहीं हो जाएं, इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न भी उस विषय के अंदर चेंज करना पड़ेगा कि आपको पैडी से जितना लाभ मिलता है उतना ही लाभ आपको सरसों से मिलने लग जाए या किसी और सीरियल से मिलने लग जाए, तो आप इतना पानी क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो एग्रीकल्चर के माध्यम से भी, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के माध्यम से भी और महकमे भी शायद उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। उसके सारे मतलब हेड्स इकट्ठे होकर के जब प्लानिंग कमीशन के पास मसला आएगा तो मैं समझता हूँ इसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में योजना आयोग के भी पुनर्गठन की योजना है? योजना देखो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ मैं इंडिपेंडेंट मंत्री योजना प्लानिंग का हूँ। हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन आगे बने, अभी क्योंकि अभी गठित ही हो रही है सरकार, अभी मंत्री भी बनने हैं। हो सकता है योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन को और मेंबरान को आने वाले समय के अंदर नियुक्त कर दिया जाए, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन आज के दिन तो इंडिपेंडेंट चार्ज के पास है, वो अभी थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि ये मतलब आने वाले समय के अंदर प्लानिंग कमीशन किस तौर के ऊपर इस मिनिस्ट्री के अधीन होगी या नहीं होगी, प्रधानमंत्री को कौन रिपोर्ट करेगा कौन रिपोर्ट नहीं करेगा, ये भी ग्रे एरिया है। मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर सुलझ जाएगा। फेस टू फेस में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।